हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वे चल रहा था यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए, हिंदी में देखते हैं। कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उसके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में अंतर देखे थे, कहाँ लागू होते कहाँ नहीं होते हैं। तो आप देखते हैं कि नेचर ऑफ द फील्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर, फील्ड की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉपोग्राफी सर्वे। तो टॉपोग्राफी सर्वे के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो टॉपोग्राफी सर्वे के अंतर्गत इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह पर स्थित प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पहाड़, नदी, झील, झरना आदि और मानव निर्मित आकृतियाँ। तो सीधी सीधी बात है, प्राकृतिक वस्तु जैसे पहाड़, नदी, झील, झरना आदि, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे शहर, गांव, नहरें, रेल मार्ग, पुल इत्यादि सभी को मैप पर प्रदर्शित करना ही टॉपोग्राफी सर्वे कहलाता। तो टॉपोग्राफी सर्वे यानी कि मानव के द्वारा मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उन सभी का सम्मिलित रूप मैप पर प्रदर्शित करना, उसको हमें कहते हैं टॉपोग्राफी सर्वे। स्केल कितना रखा जाता है? इम्पोर्टेंट है स्केल। तो स्केल रखा जाता है 1/25,000 से 1/10 लाख तक। तो सीधी रखेंगे 1/25,000 से 1/10 लाख तक। क्लियर? अगला सर्वे इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत वह इंजीनियर सर्वे कार्यों को लिया जाता है। इंजीनियर सर्वे में उन कार्यों को लिया जाता है जैसे कि रेलवे है, आपका हाईवे है, कैनाल है, ब्रिजेज है, ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिजेज है, ये सारी चीज़ें आप किस में लेते हैं? इंजीनियरिंग सर्वे में। बिल्डिंग्स हैं। तो अब बात करते हैं, तो बिल्डिंग के लिए कितना स्केल होता है? तो बिल्डिंग के लिए स्केल होता है 1:50 से 1/200 तक होता है। और ये होता है रेशियो 1:1250 से 1:50,000 तक। ब्रिजेज एंड अदर सिविल वर्क के लिए होता है 1/500 से 1/2500 तक। क्लियर? तो ये रेशियो हैं, तो इन्हें याद करना है आपको। बिल्डिंग के लिए 1:50 से 1:200, हाईवे के लिए 1:1250 से 1:50,000 तक, ब्रिजेज या सिविल वर्क के लिए 1/500 से 1:500, 1:2500 तक लिया जाता है। अब आता है कैडिस्टल सर्वे। तो कैडिस्टल सर्वे कहाँ किया जाता है? तो जमीन की प्रॉपर्टी लाइन निर्धारण करने के लिए, यह सर्वे प्रॉपर्टी की लाइन निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपकी ज़मीन के जो हिस्से होते हैं, यानी कि ज़मीन का जो वितरण होता है, जो ज़मीन्स होती हैं उनको कैडिस्टल सर्वे के अंतर्गत बांटी जाती हैं। जैसे कि गांव में खेत से होते हैं तो उनको कैडिस्टल सर्वे के अंतर्गत ही नापा जाता है। किसी का खेत है, दूसरा कोई खेत होगा उसके बगल में, तो किसी दूसरे का होगा, तो वो उसके थ्रू मेजर किए जाते हैं। वो कौन सा सर्वे कहलाता है? कैडिस्टल सर्वे कहलाता है। इसी को हम कहते हैं कि ये सर्वे प्रॉपर्टी लाइन निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैडिस्टल सर्वे क्या करता है? प्रॉपर्टी की लाइन निर्धारण करता है। या फिर प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट्स या मकान जो भी हैं, तो वो सब चीज़ों का जो प्रॉपर्टी की लाइंस होती हैं उनको निर्धारण करने के लिए जो किया जाता है उसे हम कहते हैं कैडिस्टल सर्वे। जो स्केल होता है 1/1000 से 1:5000 तक, 1:1000 से 1:5000 तक होता है कैडिस्टल सर्वे में। अब बात आती है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब कौन सा आता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो यानी कि वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत हाइड्रो का मतलब वाटर, तो वाटर से संबंधित जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी, तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत वाटर बॉडी जैसे नदियाँ, नहरें, जलाशय, बांध इत्यादि की गहराई, गति एवं डिस्चार्ज आदि ज्ञात करने के लिए, नेविगेशन, हार्बोरियस वर्क इत्यादि ज्ञात करने के लिए कौन सा सर्वे किया जाता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। यानी कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी कि पानी से रिलेट जो भी सर्वे होगा, यानी कि नदियाँ हैं, नहरें हैं, इनका डिस्चार्ज, गति क्या होगी, गहराई क्या होगी नौ संचालन के लिए, या फिर बंदरगाह वर्क्स जो होते हैं, बंदरगाह पे जो काम होते हैं, उन सबको आदि के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यानी कि हेवनली बॉडी
आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? हीवनली बॉडी का अध्ययन किया जाता है। और होता क्या है इस सर्वेक्षण में? इस सर्वेक्षण को पृथ्वी की सतह पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिमेंटी इत्यादि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको पता चल जाता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जिससे आप किसी भी प्लेस की स्थिति यानी कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जब पता चल जाते हैं तो उससे हमें ब्रह्मांड में उसकी स्थिति का पता चल जाता है और हीवनली बॉडी का अध्ययन किया जाता है। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे। अगला कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे। तो अगला है जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे इसमें जियोलॉजिकल सर्वे में पृथ्वी की जो स्तर होती हैं यानी पृथ्वी की सतह के स्तरों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी पृथ्वी एक गोल है तो कई परतों से मिलकर बनी होगी, कई चट्टानों से मिलकर, तो उनकी जो परतें होती हैं पृथ्वी की सतह की स्तरों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक स्तर लेयर है, पहले मान लीजिए इस तरीके से होगा तो नीचे से क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, इस तरीके से कोट लास्ट तक आते पृथ्वी की बाहरी सतह पे आते हैं, तो बीच में कई परतें पाई जाती हैं। तो उन सारी परतों का अध्ययन करना ही हमारा जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। अब आते हैं बेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे को क्लासिफिकेशन करते हैं। बेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, सर्वे को हम इंस्ट्रूमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है चेन सर्वे। क्या? चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में केवल लीनियर मेजरमेंट होता है, रैखिक माप मापी जाती है चेन या टेप की सहायता से। चेन सर्वे में क्या होता है? ए और बी बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी मापी जाती, केवल लीनियर मेजरमेंट होता है, कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है चेन या टेप की सहायता से। इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है। तो चेन सर्वे के अंतर्गत केवल लीनियर मेजरमेंट होता है, वो भी चेन या टेप की सहायता से, एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है। अगला है कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे यह सर्वे की वह शाखा है जिसमें हॉरिजेंटल एंगल कंपास की सहायता से तथा दूरी चेन या टेप की सहायता से मापते हैं। कंपास सर्वे, जैसे कि आप कंपास सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे की वह शाखा है जिसमें हॉरिजेंटल एंगल जो होता है वो कंपास की सहायता से मेजर किया जाता है और जो दूरी होती है चेन या टेप की सहायता से मेजर किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कंपास सर्वे। इसे हम कहते हैं कंपास सर्वे। इसी को हम कहते हैं कंपास सर्वे। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रावर्सिंग भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रावर्सिंग। तो यानी कि ध्यान रखना कि वह सर्वे की वह शाखा जिसमें एंगल कंपास से मेजर किया जाए और दूरी चेन या टेप की सहायता से मेजर किया जाए, तो या तो उसे कंपास सर्वे कहते हैं या इसी को हम कह सकते हैं कंपास सर्वे, और इसी को हम कह सकते हैं ट्रावर्सिंग सर्वे। इसी को हम क्या कह सकते हैं? ट्रावर्सिंग सर्वे। तो कंपास सर्वे और ट्रावर्सिंग सर्वे एक ही हैं। थियोडोलाइट सर्वे। अब बात आती है थियोडोलाइट की। तो थियोडोलाइट में क्या होता है? हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट की सहायता से मेजर किए जा सकते हैं। थियोडोलाइट सर्वे ऐसा सर्वेक्षण जिसमें हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट की सहायता से मेजर किए जाते हैं, दूरी चेन या टेप की सहायता थियोडोलाइट सर्वे जिसमें हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट की सहायता से तथा दूरी चेन या टेप की सहायता से मेजर करते हैं। तो थियोडोलाइट सर्वे ऐसा सर्वेक्षण जिसमें हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट की सहायता से चेन और टेप की सहायता से मेजर करते हैं। आता है अब लेबलिंग। अगला क्या है? लेबलिंग। तो लेबलिंग सर्वे में क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के एलिवेशन यानी कि ऊर्ध्वाधर अंतर ज्ञात करना लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट या वर्टिकल स्टाफ की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में हम डंपी लेवल यूज कर सकते हैं या ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेबलिंग यानी कि बिंदुओं के बीच के एलिवेशन लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर वर्टिकल स्टाफ से ज्ञात कर सकते हैं। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जैसे डंपी लेवल है, आपका टोटल स्टेशन है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एलिवेशन ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए, तो इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी वो चीज़ ज्ञात करती है, लेबलिंग से पता चलता है। अब प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में एक ग्राफिकल मेथड है। एक ऐसा मेथड है, प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग का कार्य एक साथ करते हैं। यानी कि इसमें
ऑफिस में जाके वर्क नहीं करना पड़ता है, फील्ड में ही ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको हाल ही प्लॉट कर देते हैं, यानी कि एक साथ करते जाते हैं, सिमल्टेनियसली वर्किंग करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसा सर्वेक्षण है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल मेथड होता है जो कि फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग का कार्य, दोनों कार्य एक साथ होते हैं। तो दोनों एक इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आता है टेक्कोमीटर सर्वे। तो टेक्कोमीटर सर्वे में क्या होता है, हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल डिस्टेंस मापते हैं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। टेक्कोमीटर सर्वे में क्या करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस मापते हैं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। अगला आता है फोटोग्रामेटिक सर्वे। अगला कौन सा आता है, फोटोग्रामेटिक सर्वे, यानी कि एरिया का फोटोग्राफ्स लेते हैं और सर्वेक्षण को सुगम ना पहुंचने वाले क्षेत्रों में करते हैं। हम क्या करते हैं, उस एरिया के फोटोग्राफ्स लेते हैं, उस एरिया का फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और सर्वेक्षण को सुगम ना पहुंचने वाले क्षेत्रों में करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के क्या हैं, तो अब बात आती है सर्वे के प्रिंसिपल क्या है। तो सर्वे के प्रिंसिपल क्या है, तो सर्वे के प्रिंसिपल मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। सर्वे के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। पहला रूल इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, तो क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य करना, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि जब पूरा कार्य हो उससे छोटे छोटे पार्टों की तरह कार्य करना। संपूर्ण से फिर छोटे छोटे भागों में जाना, जैसे कि पूरे पर कार्य करना, फिर उसके छोटे छोटे क्षेत्रफलों पर कार्य करते हुए जाना। पहले संपूर्ण कर लिया, फिर इसका करा, फिर इसका अलग से किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, तो इसका किया। तो इस तरीके से करते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे में कार्य करते समय हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का ही नियम प्रयोग होता है। चाहे आप प्लेन सर्वे कर रहा हूँ या जियोडेटिक सर्वे कर रहा हूँ, हमेशा से वर्किंग जो काम होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल फॉलो होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की तरफ चलना है, बड़े भाग से छोटे छोटे भागों की तरफ बढ़ना है, यानी कि बड़े भाग से छोटे छोटे भागों की तरफ बढ़ना है। सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट बड़ी शुद्धता के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ स्थापित किए जाते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र का, ये आपको क्षेत्र दिया हो, इसका आपसे कहा जाए सर्वे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम वहाँ पे प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट बड़ी शुद्धता के साथ स्थापित करेंगे। मतलब मुख्य पॉइंट, मेन कंट्रोल, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट जो स्थापित करेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट है, एस्टेब्लिश किया, बी पॉइंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट किसके साथ, वो भी हाई प्रिसीजन के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ मेजर करेंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी कंट्रोल के बाद अगला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यानी कि प्राइमरी कंट्रोल के बीच में माइनर कंट्रोल पॉइंट कम शुद्धता के साथ, लेसर प्रिसीजन के साथ स्थापित करेंगे। देखिए, जब मेन कंट्रोल पॉइंट, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे थे, आप स्थापित कर रहे थे, तो बड़ी शुद्धता के साथ, और जब माइनर करेंगे तो आप लेसर शुद्धता के साथ, यानी कि प्रिसीजन के साथ, लेसर प्रिसीजन के साथ, कम शुद्धता के साथ करेंगे। इसमें लघु त्रुटियां उसी छोटे क्षेत्र में सीमित रहती हैं जहां घटी होती हैं, वह संचित होकर बड़ा रूप नहीं रहती हैं। क्या होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने से एक फ़ायदा होता है कि जो लघु त्रुटियां होती हैं, मान लीजिए पूरा क्षेत्रफल था, तो इसमें जितनी एरर हुई वो इसकी एरर है, इसकी एरर हुई अलग एरर आएगी, इसमें हल्का एरर आएगा। तो ये क्या होता है कि लघु त्रुटियां जो होती हैं वो उसी छोटे क्षेत्र में सीमित रहती हैं जहाँ भी घटी होती है, यानी कि इसमें जो त्रुटि हुई वो इसमें ऐड नहीं होगी, इसकी त्रुटि अलग है, इसकी त्रुटि अलग आएगी, तो मतलब ऐड नहीं होती, संचित नहीं होती हैं, बड़ा रूप धारण नहीं कर पाती। तो सीधी सीधी बात है, त्रुटि छोटे क्षेत्र में होती है, ना कि बड़े क्षेत्र में, इसीलिए बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना कि छोटे क्षेत्र में सीमित रहती हैं, जहाँ इकट्ठी होती हैं, इसलिए संचित नहीं होती हैं। तो प्रिवेंट एक्यूमुलेटेड एरर एंड लोकलाइजेशन माइनर एरर, यानी कि प्रिवेंट करती है क्यूमुलेटिव एरर को, रोकती है, और लोकलाइज माइनर एरर को भी लोकलाइज करती है, यानी कि उसे समाप्त करती है, कम से कम होने देती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पेपर में सबसे ज़्यादा, तो यही क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल नहीं,
वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंट ए कंप्लीटेड एरर को रोकती है और लोकलाइज करती है माइनर एरर को, ठीक, एरर को रोकती है और माइनर एरर को लोकलाइज करती है। अब रूल नंबर 2, सर्वे का रूल नंबर 2। तो पहला रूल में जो इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया। अब सर्वेक्षण के दूसरे रूल नंबर 2। तो नए बिंदु की स्थिति, अगर मान लीजिए किसी नए बिंदु की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, यानी कि स्थिति ज्ञात करनी है, तो कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की सहायता से निर्धारित करें। मान लीजिए आपको सी पॉइंट की स्थिति निर्धारित करना है, माना कि आपको सी पॉइंट की स्थिति निर्धारित करना है, तो आप कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट ए बी के रिस्पेक्ट में से निर्धारण करेंगे। तो नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की सहायता से निर्धारित करेंगे, ए बी की सहायता से सी बिंदु का निर्धारण करेंगे। याद रखिए, तो रूल नंबर 2 है कि नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की सहायता से निर्धारित करना। लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट, किसी नए बिंदु की स्थापना, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट। चलिए, माना P एंड Q हैं गिवन कंट्रोल पॉइंट। आपको P एंड Q क्या है, माना कि P और Q जो हैं वो आपको कंट्रोल पॉइंट दिए हुए हैं। आपको एक R अदर पॉइंट स्थापित करना है, P Q के रेफरेंस में स्थापित करना है। हमें R पॉइंट जो अदर पॉइंट है P Q के रिस्पेक्ट में उसे स्थापित करना है। तो अब पहला रूल क्या है, अभी हमें क्या करते हैं, P Q हमें पता है क्या है, P Q हमें दिए हुए हैं। हम R लिया और R को हमने सीधा P से जोड़ दिया और Q से जोड़ दिया, उनके बीच की सीधी दूरी माप करके। P और R Q R को सीधी दूरी माप करके। तो सीधी सीधी बात है, पहले मान लीजिए आपको P पता था, Q पता था, मान लीजिए R यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, P से R की सीधी दूरी माप दें और Q से R की सीधी दूरी नाप करके माप सकते हैं। तो ये जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, केवल चेन सर्वे में प्रयोग किया जाता है। जो पहली थ्योरम है वो किस में प्रयोग की जाएगी, चेन सर्वे, ठीक। जब आपको 2 बिंदु पता हो, तीसरे बिंदु, तो डायरेक्ट आप दूरी माप करके याद कर सकते हैं। अब बिंदु R से रेखा PQ पर लंब डालकर भी हम OR की दूरी माप सकते हैं। अब क्या करते हैं, मान लीजिए PQ तो आपको पता ही था, 2 रेफरेंस पॉइंट, आपको R इस्टेब्लिश करना है, तो आप R से क्या करते हैं, PQ पर लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, PQ पर लंब डालते हैं और OR की दूरी मेजर कर लेते हैं। तो ये भी कहाँ प्रयोग होता है, चेन सर्वे में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, बिंदु Q से QR की दूरी माप करके, यानी कि अब आपको कह रहा है कि आपको एक QR की दूरी पता है और एक आपको एंगल पता है, कोण RQP पता है। जब आपको एक दूरी पता होती है और एंगल पता होता है तो उसकी भी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रावर्सिंग सर्वे में यूज होगा। वह कहाँ होगा, ट्रावर्सिंग सर्वे में यूज होगा। और जब बिंदु 2 एंगल दिए हों तो आप कहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसमें दूरी नहीं मापी जा सकती है, ट्रायंगुलेशन मेथड से प्रयोग किया जाएगा। कहाँ प्रयोग होता है, नोट ट्रायंगुलेशन मेथड में प्रयोग किया जाएगा। दोनों एंगल दिए हुए हैं, ठीक। जब 2 एंगल दिए हों तो स्थिति है, यानी कि आप किस तरीके से स्थिति निर्धारित कर सकते हैं किसी पॉइंट की। तो एक तो सीधी दूरी माप करके, दूसरा उस बिंदु से उस रेखा पर लंब डाल करके, तीसरा जब आपको एक कोण पता हो और एक की दूरी पता हो, या ठीक, और चौथी स्थिति में जब आपको दोनों कोण पता हो तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या होंगी, दोनों कोण पता हो तो भी आप उस स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, एक कोण एक की दूरी पता है तो भी आप एक कर सकते हैं, और नहीं पता है तो लंब डाल सकते हैं, या फिर दोनों रेखाओं के बीच की सीधी दूरी मेजर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 1 मई से हमारे चैनल का नाम हो जाएगा PKR टेक्निकल क्लासेस, इंजीनियरिंग क्लासेस हो जाएगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक यू।